जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, समाज की बातें, सोशल टॉक। इसके पहले एपिसोड में हमने यह जाना कि हम कैसे अपने रिश्तेदार के नेगेटिव बातों से बच सकते हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी और ऐसे लोगों से उचित समय पर दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी होता है। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं और उसकी क्या अच्छाइयां हैं। इसका उत्तर कभी भी एक शब्द में नहीं हो सकता है, तो हम इसके हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। हमने इस वीडियो को 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें समाज की आवश्यकता क्यों है। दूसरे पार्ट में हम यह जानेंगे कि इस समाज में महिलाओं का क्या योगदान है। इसके थर्ड पार्ट में हम यह जानेंगे कि अभी हमारे समाज में कौन कौन सी कुरीतियां आ गई हैं। इसके फोर्थ पार्ट में हम यह जानेंगे कि इन कुरीतियों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। पांचवें में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं। मेनली हम इसको कुछ शब्दों में समाप्त करेंगे, मीन्स निष्कर्ष की बात करेंगे। हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, समाज की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे कोई भी काम करने के लिए समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार वर्णित है। उनमें से हर संस्कार को संपन्न होने के लिए हमें समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। अगर हम उदाहरण के लिए विवाह को ले तो एक विवाह को अच्छी तरह से संपन्न होने में ब्राह्मण, माली, हजाम, रसोइया, बाजा वाले आदि लोगों की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारा हाथ बटाते हैं। वो इस तरह से हमारे कामों में घुल मिल जाते हैं जैसे यह प्रयोजन उन्हीं के घर पे हो रहा है, यह समारोह उन्हीं का है। इसके अलावा हम समाज के लोगों के साथ बहुत सारे मुद्दों पर विचार करते हैं। हम कैसे अपने समाज की कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं, हम कैसे अपने समाज को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं और हमारे समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है। कृषि हो गया, मजदूरी हो गया, व्यवसाय हो गया, तो इन सभी में कैसे संतुलन बनाया जाए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं या कुछ मानवीय आपदाएं भी आ जाते हैं, तो हम उस समय आपस में मिलजुल कर उस आपदा से कैसे बचे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे समाज में किसी के घर में आग लग गया या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, तो उस समय हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो यह एक समाज की अच्छाइयां हैं कि हम उनकी बुरी परिस्थिति में उनका हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हम होली, दिवाली, छठ, दशहरा, ईद, मुहर्रम आदि जैसे त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाते हैं। हमारा एकता ही हमारे देश की शक्ति है और यह अपनापन आपको सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति में ही मिल सकता है और किसी देश में इस तरह का अपनापन आपको नहीं मिलेगा। पर अभी क्या हुआ है कि वैश्वीकरण और समय में बदलाव के कारण पूरा विश्व एक छत के नीचे आ गया है, जिसकी वजह से आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम बिना जाने हुए कि क्या वह सभ्यता संस्कृति हमारे लिए है या नहीं है, हम उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसकी अच्छाइयों को अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उससे अच्छा हमारी सभ्यता संस्कृति में ऑप्शंस है तो हम दूसरे की सभ्यता संस्कृति को क्यों अपनाएं। क्योंकि हर सभ्यता संस्कृति का विकास उसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, इसके साथ साथ उसके जलवायु पर निर्भर करता है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत के नॉर्थ में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन और साउथ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, उन लोगों में काफी डिफरेंस है क्योंकि उनकी जलवायु अलग है, हमारी जलवायु अलग है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर वेस्टर्न के लोग कुछ खा रहे हैं या कुछ पहन रहे हैं तो वह अपने जलवायु के अनुसार पहन रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी चीजों को अडॉप्ट करें, उनकी चीजों को अपनाएं। अब हम अपनी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में आते हैं,
समाज में महिलाओं की भूमिका। हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर भगवान को बताया गया है और हमें यह बतलाया गया है कि स्त्री ही सृष्टि की रचना की है और इस स्त्री की वजह से ही यह संसार और यह जो हमारा समाज है वो अभी तक चल रहा है। इसके साथ साथ स्त्री का काव्य, ग्रंथ, साहित्य, संस्कृत में भी काफी ज्यादा योगदान रहा है। इनमें से कुछ नाम प्रमुख है। याज्ञवल्क्य की पत्नी गार्गी, मैत्रेयी, विज्जिका, शिलभट्टारिका, प्रभुदेवी, भारती आदि जैसे महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। जब मंदन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हो रहे थे तो उन दोनों के शास्त्रार्थ का न्यायाधीश महाभारती को बनाया गया, जो मंदन मिश्र की अर्धांगिनी भी थी। जब मंदन मिश्र शास्त्रार्थ में हारने लगे तब महाभारती ने आदि शंकराचार्य से गृहस्थ और साइंस ऑफ सेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, जिनका जवाब शंकराचार्य के पास नहीं था। जब तक समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं आएगा तब तक दो पहिया वाला यह समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। हम एक पहिया को कितना भी मजबूत क्यों न बना दे, वह गाड़ी में संतुलन नहीं बना पाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर समाज से स्त्री को क्षण भर के लिए भी असक्रिय कर दिया जाए तो यह हमारा समाज कोलाहल, अशांति से भरा हुआ दिखाई देगा। स्त्री के बिना हमारा जीवन रेगिस्तान की तरह है, जहां पर सांप, बिच्छू, कांटे और तपती धूप ही है। स्त्री हमारे जीवन को एक आकार देती है, एक उद्देश्य देती है और हमें एक सभ्य और सामाजिक बनाती है। यह स्त्री आपकी माँ, बहन, मित्र, पत्नी किसी भी रूप में हो सकती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। आधुनिक काल में हमारे समाज में बहुत ऐसी कृतियां आ गई हैं जिसको अब हमें खत्म करना चाहिए। आज हमारे अंदर घृणा, ईर्ष्या, अमीरी गरीबी, जातिवाद आदि जैसे असामाजिक तत्व हमें जकड़ लिए हैं, जो हमें एक सभ्य समाज की संरचना करने में बाधा पहुंचा रहे हैं। एक सभ्य समाज में कार्य का विभाजन जरूरी है, लेकिन यह विभाजन किसी जन्म या किसी जाति के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होना चाहिए, ताकि हर इंसान अब प्रसन्नता से उस काम को कर सके और उस काम में प्रगति कर सके। अब मैं समाज की कुछ शर्मसार करने वाली कुप्रथा को बताना चाहता हूं, जो अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है। आज भी हमारे समाज में एक विधवा को हीन भाव से देखा जाता है। उन्हें परेशानी में देखकर लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। एक बच्चा हरदम सहमा सा रहता है जिसके पिता की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। समाज के लोग उन्हें सांत्वना देने के बजाय उनके व्यवस्था का आनंद लेते हैं। दूसरे की तरक्की को देखकर उन्हें रात भर नींद नहीं आता है। आपने अक्सर ऐसी चीजों को सुना होगा कि किसी के फसल में आग लग गया, किसी के फैक्ट्री में आग लग गया, किसी के गौशाला में आग लग गया। यह हमेशा प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं होता है। कभी कभी लोग ईर्ष्या की भावना में भी ऐसे पाप कर देते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से मेहनत करके उस चीज को हासिल कर तो नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं और वह चाहते हैं कि वो सफल नहीं हो और उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अक्सर लोग अपने बच्चों की बड़ी बड़ी गलतियों को भूलकर और अपने पड़ोसी के छोटी सी गलती को भी बवंडर बनाकर समाज के लोगों को बताने चले जाते हैं। शायद इसका कारण यही है कि उन्हें इस चीज का डर है कि अगर समाज के लोग या समाज के युवा अपनी एक नई सोच के साथ समाज को एक नई प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे तो उनकी जो बनी बनाई व्यवस्था है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकता है। उन्हें इस चीज का डर है कि अगर ऐसी व्यवस्था आ गई तो उन्हें सभी समाज के लोगों के साथ, मतलब समाज के सभी जाति और वर्ग के साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना खाना पड़ सकता है। लेकिन शायद वो यह नहीं जानते कि अगर ऐसा हो गया तो जब लोग
एक जगह बैठेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो उनके दुख को, उनके सुख को जानकर उनको जो आनंद की अनुभूति होगी वो इस ईर्ष्या, घृणा से कभी नहीं मिल सकती है। हम एक मनुष्य है और मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें इस चीज की ओर जाना चाहिए और हमारा जो शास्त्र है वो भी हमें यही सिखाता है। वह जन्म को नहीं बल्कि कर्म को वरीयता देता है। अक्सर जो लोग समाज में एक नई सोच के साथ नया काम करना चाहते हैं, अक्सर जो लोग समाज में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो नहीं मानते तो उनके माता पिता से जाकर उनके भविष्य की चिंता को बताते हैं कि अगर आपका बच्चा इस तरह करेगा तो वह भविष्य में कुछ नहीं कर सकता है, कितना अच्छा तो पढ़ाई कर रहा है, क्या इस काम में आ गया है, इससे क्या ही मिलेगा। हमारा उद्देश्य हमेशा यह होना चाहिए कि जो पढ़ाई हम किए हैं उससे हम समाज को क्या दे सकते हैं, अपने देश को क्या दे सकते हैं, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए। हम एक वृक्ष को परोपकारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हमें फल, छाव और मरते दम तक लकड़ी भी देती है। इसीलिए हम वृक्ष की पूजा भी करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम अपने जीविकोपार्जन करें। अगर हमारा उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं होगा तो एक मजदूर और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहा है और आप भी अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहे हैं। आपका सोच ऐसा होना चाहिए कि हम समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपने देश को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपने नेचर को कैसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यह नेचर हमें रिसोर्सेस गिव किया है बिना किसी पैसा का, तो हम उसके बदले हम रिटर्न क्या कर सकते हैं। अब हम अपनी इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में जाएंगे, हम अपने समाज को प्रगति के रास्ते पर कैसे ला सकते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए अनुभव, एनर्जी चाहिए। अनुभव हमारे बुजुर्गों के पास है और एनर्जी हम युवा में है। अगर उस एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगाया जाए तो हमारा समाज बहुत तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है और ना ही कोई संशय है। लेकिन इसके लिए एक सोच की होना जरूरी है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस चीज को समझे कि उनका एक एरा था, उन्होंने अपने समय में बहुत कुछ किए, लेकिन अब समय अलग है, अब हमारी जरूरतें अलग हो गई है और हमें अपनी जरूरत के हिसाब से हमारे समाज को उस तरह का बनाना होगा। युवा के पास एनर्जी है, एक नई सोच है, एक नई डायरेक्शन है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है। तो अनुभव हमें बुजुर्गों से मिलेगा और एनर्जी तो हमारे पास है ही। और समाज में सभी वर्गों को एक साथ काम करना होगा, महिला हो, पुरुष हो, आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी वर्ग से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है तो हम सभी को एक साथ काम करना होगा, एक डायरेक्शन में काम करना होगा। और हम इस चीज को हमेशा बोलते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनकी गलतियों से सीखे, हम उनको अपने साथ लेकर चले, हम उनसे कटकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारा जो नींव है वो उन्हीं के अनुसार होना चाहिए और हमारी जो सोच है वो आधुनिकता के अनुसार होना चाहिए। आधुनिकता करने का ये मतलब नहीं कि हम किसी दूसरे कल्चर को फॉलो करें। हाँ, हम किसी प्रकार के उनसे कमजोर ना रह सके, ना तो टेक्नोलॉजी के मामले में और ना ही अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने में। अब हम अपने वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट पर आते हैं, निष्कर्ष। हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और यह बुराइयां समय के साथ ही धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसको खत्म करें, क्योंकि जब तक हम इसको कोशिश नहीं करेंगे तब तक यह कभी खत्म नहीं होगा। हम सिर्फ यह कहेंगे कि हमारे समाज में बुराइयां हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है इस बेसिस पर कि हम लड़का हैं, लड़की हैं, हम उच्च जाति के हैं, हम निम्न जाति के हैं, हम एससी है, हम एसटी है, हम ओबीसी है, हम जनरल है। इससे समाज कभी भी प्रगति के रास्ते पर नहीं आएगा। हमें उन सभी चीजों को देखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब हमें समाज को एकता की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि जहां एकता होगा वहीं पे अखंडता होगा, वहीं पे एक शक्ति का निर्माण होगा जिसको कोई न तोड़ सकता है और न ही जिसको कोई ओवरकम कर सकता है। तो हमें साथ मिलकर एक नई सोच के साथ अपने समाज को वैज्ञानिक और आधुनिकता की ओर ले जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही।
आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा यह बताएं। और अगर आपका भी इस पे कोई अपना ओपिनियन है तो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए तो आप मेरे साथ भी उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।